हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसमें हम सी सैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है, ठीक, हम इसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कवर करा रहे हैं पीवाईक्यूज़ के, जिस कड़ी में हमने 2014 से लेके 2022 का 2 पार्ट हो चुका है, तो 2021 तक हमने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सी सैट में जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। और आपको 33% लाना होता है, जो कि ये इक्वल 66 मार्क्स के है। यानी कि अगर 27 आपने नेट करेक्ट कर लिए क्वेश्चन तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट इसी को इतना करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि क्या है ना कि सी सैट को जो कवर करता है उसके सिलेबस में जो मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये लगभग जो है कैरी करते हैं 25 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, ईच। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे लोगों का चलो मैथ्स ठीक है या रीजनिंग ठीक है, ठीक, कुछ लोगों का अगर ये दोनों ठीक नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने स्ट्रेंथ को समझें कि आप कहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, चांसेस बन रहे हैं, और आप उसको प्रायोरिटी में रखो। और बाकी जो भी 2 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, आप उनको इतना कर लो कि आप वहाँ से सिर्फ 10 क्वेश्चन, ठीक है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन वहाँ से आप कर पाओ। क्या आप इतनी आपकी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, इतना आप पढ़ लो, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बता रही हूँ, आपको पी वाई क्यूज़ ही सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। मार्केट का कोई भी मटेरियल यूपीएससी के बराबर का नहीं है, इसलिए मैंने आपको 2014 से 2023 तक के पेपर को कवर कराने की बात करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 200 से 250 प्लस एक्चुअली क्वेश्चंस, ठीक है, आप कर चुके होगे कॉम्प्रिहेंशन के। अगर आप 250 से ऊपर कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे क्वेश्चंस के, तो आपके बहुत कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप तैयारी फील करोगे। और आप जब पी वाई क्यूज़ लगा के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से फॉर्म करती है क्वेश्चन को, ठीक है। और बचे हुए जो 2 हैं, आप उसमें कुछ कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनका आपको तैयारी करना होगा इस दौरान, और आपको बस 10 प्लस जो है क्वेश्चन वहाँ से निकाल लेने हैं, करेक्ट करने हैं, ओके। तो 2022 का जो पेपर है उसका तो पार्ट 2 आ चुका है, सॉरी पार्ट 1 आया है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एंड सभी को हैप्पी होली। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पे दिया गया है 2 पैसेजेस, ठीक है, और 4 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, ठीक। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो मेन रूल्स हैं वो मैं बता देती हूँ, जो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखने हैं। तो 3 मेन रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे सॉल्व करने में। फर्स्ट है कि हमें जो पैसेज है उसका जो आधार है सॉल्व करने का, ठीक, वो हमारा इस पैसेज के आधार पे ही होगा। ये यूपीएससी का रूल है कि हमको जो उत्तर देना है वो केवल और केवल, ठीक है, इस पैसेज पे ही आधारित होगा। ये फर्स्ट रूल है, जो कि यूपीएससी का भी फर्स्ट रूल है। सेकंड है कि हमें जो पैसेज सॉल्व करने हैं, उससे पहले हम पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। और उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सभी, केवल, मात्रा, ठीक, इन तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहाँ अप्लाई हो रही हैं, कैसे अप्लाई हो रही हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जिनको आप पूरा का पूरा बिना पढ़े हुए भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो, लेकिन वो जो पैसेजेस हैं वो मतलब वो रूल जो है हर पैसेज पे लागू नहीं होता है। कुछ सर्टेन पैसेजेस हैं जिस पे लागू होता है, जो मैं आपको
जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा और मैंने वहाँ पे आपको सॉल्व भी कराए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, जो बिना पैसेज को पढ़े हुए भी सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये मैं अगेन बता रही हूँ, ये कुछ टाइप के ही पैसेजेज़ हैं जहाँ आप स्विच कर पाओगे। आप हर पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते। यूट्यूब पे आपको बताया जाएगा कि बिना पढ़े आप पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन वो जो बताने वाले हैं, वो आपको वैसे ही पैसेजेस ही सामने ला कर के रखते हैं। वो आपको पूरा पैसेज नहीं सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस कारण से आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है? मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपको किस तरीके के पैसेजेस पे डायरेक्ट जंप करना चाहिए, सीधे ऑप्शंस पे, सीधे क्वेश्चंस पे, और आपकी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तब आप कॉन्फिडेंटली मेन एग्ज़ाम में भी वही काम कर सकते हो, क्योंकि आप उसी एग्ज़ाम के पास्ट ईयर पेपर्स के साथ सेम काम कर रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं बिल्ड हो जाएगा। आपको ये कंटिन्यूटी में लानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं तो अगर आप वीडियोज़ ऐसे डायरेक्ट वीडियोज़ कि मुझे जंप करना है वैसे वाले देख कर के जाओगे ना, तो आप डाउट में रहोगे, आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे, या तो आपको लगेगा कि आप गलती करोगे, आप वापस से पैसेजेस वहाँ पढ़ सकता है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना कि मैं गलती कर रहा हूँ या गलती हो जाएगी, तो आप पूरा पढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसा ही होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस पैसेज के, तो पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि जो दिया गया पैसेज है उसमें प्राकृतिक वर्ण, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखो आपके सामने क्या है कि इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं और आपके पास ये बहुत बड़ा लंबा पैसेज है, ठीक है, जो कि लगभग हाफ पेज का है, और ये किससे रिलेटेड है? प्रकृति से, ठीक है, पर्यावरण से। तो जब भी पर्यावरण से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे पैसेजेस पे आप जा सकते हो अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट। कैसे? या फिर आपको दूसरा तरीका पता होना चाहिए कि जैसे ही आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपके सामने ये सॉल्व करती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि ये पैसेज किस आधार पे है, ठीक है? तो आपको ये पैसेज पढ़ने से, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया, और या पैसेज के कुछ लाइन पढ़ने से पता चल गया, अच्छा ये प्रकृति से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो ऐसे जो दिए गए पैसेजेस हैं, आपने कहीं न कहीं जीएस में उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े होंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो वो जो आधार है वो यहाँ काम आता है। कैसे? देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक वर्ण, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि अब यही सेम चीज़ यहाँ पे पैसेज पे देखो, ये लिखी हुई है कि प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरण का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक। ये आगे की लाइन है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। लेकिन हम उससे पहले अगर क्वेश्चंस को पढ़ें कि क्या कहता है, एलिमिनेशन को पढ़ें कि कैसे ट्रिक करना है यहाँ पे। पहला देता है ऑप्शन कि जो प्रजातियां अपनी राह में खड़ी पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, आपने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ से मैं नेक्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इसके अंदर में क्या लिखा गया है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। ठीक है कि वो विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, जैविक घटनाओं को वो नहीं झेल पाएंगे, पर क्या ये सभी के साथ होगा? नहीं, सभी के साथ नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सट्रीम लग रहा है कि सभी के साथ नहीं होगा, ये जेन्युइन बात है। अब यहाँ पे हमने 2 कैंसल किए, तो यहाँ, यहाँ और ये सी हमारा हो गया आंसर सही। और ये हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। हमने बिना पैसेज को पढ़े ही इसको लगाया, लेकिन आधार क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने जीएस में पढ़े होंगे कहीं न कहीं, ठीक? अब वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है, लेकिन हम आगे भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि हम हमारा जो मेथड है वो करेक्ट है कि नहीं ये हमें पता चलता रहे। स्टेटमेंट थर्ड कहता है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। ये भी सही है। मतलब सही है का मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है बिना हम इस पैसेज को पढ़े हुए, क्योंकि हमने ये कहीं न कहीं जीएस में पढ़ा है, उसके आधार पर। फोर्थ स्टेटमेंट है कि प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है।
ये भी सही है। पहले डायनासोर्स गए हैं, फिर बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो धीरे-धीरे विलुप्त हुई हैं, जो आज के समय में नहीं है, ठीक है? तो ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे आंसर आपको पता है, लेकिन आपको चूज़ करना होगा कि आपका जो पैसेज है वो किस तरीके का पैसेज है। हम किस पैसेज पे जंप कर सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? तो ये उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है, ये सुझाता है कि विकास का डार्विनवाद सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? ठीक है। आप इसके लिए 2 काम कर सकते हो। मान लो कि इसमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, कोई कीवर्ड्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देखो कि अच्छा इसमें डार्विनवाद लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ है? अब हाफ ऑफ द पैसेज तो आपसे पूछ लिया है, अब वो हाफ के नीचे का ही पूछेगा, तो आपने नीचे देखा कि कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है डार्विनवाद सिद्धांत, यहाँ डार्विन लिखा है, ठीक है? और आपको कहाँ लिखा है डार्विन? यहाँ लिखा है डार्विन, ठीक? तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पढ़ेंगे आप कि विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवाद व्याख्या एक बार फिर से सरल, सुचारू और एकदम युक्तियुक्त हो जाती है। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की प्रक्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण या जैविक हमलों की प्रक्रिया के रूप में विलुप्त हो जाती है, जिनके सामने इनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता। इसलिए तथाकथित डार्विनवाद विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। हमने कैसे समझा कि ऊपर वाला लाइन पढ़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ लिखा था इसीलिए। इसीलिए का मतलब है कि पहले उन्होंने कुछ कहा होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कही आगे। तो इसके ऊपर का जो पैराग्राफ है, ये मैंने इसलिए रीड किया है। तो एक ये तरीका हो सकता है आपको पढ़ने का, कि आप स्पेसिफिक लाइन पढ़ पाएँ। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ए है, कहता है कि सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता। बी लिखा है कि विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। सही बात है, ये हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि पर्यावरण या जैविक हमलों की प्रक्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है। जैविक हमला, प्रक्रिया, यहाँ पे जैविक हमला, प्रक्रिया, ठीक है, हमारा आंसर हो गया बी। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन बिना पैसेज को पढ़े हुए लगा लिया आपने। आपने करेक्ट देख भी लिया कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ पे आपने चलो एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट है जो चूज़ करना है, तो आपको कुछ कीवर्ड्स पता होंगे, ठीक है, जो इसको प्रेजेंट करते होंगे। तो आपने क्या किया कि यहाँ से उठाया, यहाँ पे ढूंढा कि वो चीज़ कहाँ है, उसके अंदर के जो पैराग्राफ है आपने सिर्फ वही पढ़ा और आपने आंसर कर लिया। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी और आप तभी तय कर पाओगे कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कौन से पैसेज के हिसाब से आप क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे इंग्लिश के पैसेज में भी है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट्स ऑन द अर्थ एज, ठीक। तो यही बात यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के सेम क्वेश्चन दिया गया है, ओके। और यहाँ पे हमने इसलिए इसको कैंसिल कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो सेंटेंस है, ऑल द एक्सटिंक्ट स्पीशीज वुड गेट extinct as their genomics will not withstand biological mishaps, ओके। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो ऑल है, ठीक है, ये सभी के साथ होगा क्या? सारे के सारे विलुप्त हो जाएंगे क्या? तो नहीं, ऑल जो है स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये है कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर जो है वो सी, वो सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था क्वेश्चन का कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज़ नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज क्या था हमारा, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डार्विनियन, आप जहाँ जहाँ आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको मार्क करेंगे पहले, फिर उसके बिटवीन लाइन क्या होगा, ठीक है, वो आप फाइंड करोगे, ठीक, जिसके हिसाब से हमारा जो आंसर बी है वो सही हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल असल्ट्स, और यही बात यहाँ पे आप देखो, ठीक है, एक्सटिंक्ट एज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असल्ट्स, ठीक। तो ये हमारा भी आंसर सही हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो 33 है, ये उसी पैसेज जो डार्विनियन हमने अभी पढ़ा था, उसी पैसेज के आधार पर है, पूर्व धारणा, ठीक है। तो पूर्व धारणा क्या होती है, इसको कैसे हैं, कल्पना, कि जो भी दी गई चीज़ है, जिस चीज़ पे आधारित पैसेज है, उस पे आप क्या कल्पना कर सकते हो, ठीक है, क्या आप काल्पनिक बना सकते हो,
ठीक? अज़्यूम करना है। यहाँ इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं कि यहाँ आपको अज़्यूम करना है, ठीक? अज़म्पशन क्या है? तो चलिए कल्पना करते हैं कि क्या है इनके आधार पे कल्पना। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि केवल वे प्रजातियाँ जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिसमें पर्यावरणीय महाविपत्तियों के पार करने की क्षमता होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? ये सबको पता है कि ये हमने कर लिया सही, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट 2 है, वो कहता है कि पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त हो जाने का खतरे में हैं, ठीक है? तो अब ये 90% ऐसे परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो आप एक काम करोगे, आप पैसेज में जा कर के देखेंगे कि ये 90% कहीं लिखा हुआ है क्या? तो आप पैसेज देखो, पैसेज में आपको दिखा यहाँ है 90%। अब इसका यहाँ से लेकर के नेक्स्ट, ठीक है, एक जो सेंटेंस है उसके बीच में पढ़ेंगे कि वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियाँ हो सकती हैं, तथापि 90% से अधिक प्रजातियाँ जो कभी पृथ्वी पर थीं, 90% से अधिक प्रजातियाँ पृथ्वी पर थीं, अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो अब जो है विलुप्त हो चुकी हैं। जी, हमने पढ़ लिया डायरेक्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है सेकंड? तो पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं। ये है की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो हो चुका है बोल रहा है, पैसेज हो चुका है कह रहा है, ठीक है? तो आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं, तथापि यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी, ठीक है, जो कभी पृथ्वी पर थीं, अब विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब ये पास्ट हो चुका है, ये ऐसा हो चुका है, ना कि है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो 2 अगर रॉन्ग हो गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये अगर सही है तो दोनों में से एक ही सही होगा, ठीक है? ये तो पूरा पूरा हमें 100% पता है कि ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। बट हम थर्ड को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है स्टेटमेंट, कि डार्विन का जो सिद्धांत है सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। क्या सभी क्या घटना करता है? नहीं यार, ये सभी प्राकृतिक नहीं, ये विकासवादी और जीवों से संबंधित ही सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, ठीक। पर मैं आपको इसके पीछे का जो माइंडसेट है, ठीक है, मैं वो बता रही हूँ कि ये कैसे काम करता है, तो आप उस आधार पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ इंग्लिश में है कि ओनली स्पीसीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम इन्वायरमेंटल catastrophe will survive and perpetuate, ओके। सॉरी, थोड़ा थोड़ा मुझे आदत नहीं रहती ना, तो कभी कभी स्पेलिंग, और ये बात मैं मजाक में कह रही हूँ। तो परप्यूटेट जो है, तो यहाँ पे क्या है, ओनली लिख करके आप ये मत समझना कि इसको कैंसिल करना है, तो ये बात सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 1 जो है वो सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगेन, मोर देन 19% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन द डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन द इन्वायरमेंट, ठीक। आर की बात है। अब यही हमको 90% इंग्लिश वाले में ढूंढना होगा, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे है महाराज, कहाँ हैं आप? यहाँ 90%, ठीक। इसका जो स्टार्ट होता है पैराग्राफ, वो होता है यहाँ से, ठीक, जहाँ पे लिखा है कि इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑन द अर्थ extinctions ऑफ स्पीसीज हैज़ बीन अ मेजर फीचर, ओके, यहाँ नहीं, यहाँ द अर्थ में presently have up to 10 million species, yet more than 90% of species that have ever lived on the earth are now extinct, ठीक। तो आप यहाँ से ये आपने देख लिया कि तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमने 2 के हिसाब से कैंसिल किया, और एक अगर हमारा 100% सही है तो हम 1 और 3 में से एक को चूज़ करेंगे, और 3 इसलिए कैंसिल है क्योंकि डार्विन्स थ्योरी explains all the natural phenomena. No, not all the natural phenomena. It's not talking about that. तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक।
आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम लग रहा है इसमें या सॉल्व करने में या इस तरीके से, लेकिन मैं आपको माइंडसेट दे रही हूँ ना इसके पीछे का, ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगाओ। मुझे यहाँ समझाने में सिर्फ टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम नहीं लगा है, ठीक है? तो सिर्फ समझाने में टाइम लगा है कि ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है, पर जब आप करोगे तो इसको और फास्टली करोगे जितना ये कंज्यूम नहीं करेगा टाइम, ठीक है? तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 2, कि वो क्या कहता है। और उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक पैसेज के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है मर्म, यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको मिल गए। प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सर्वोत्तम यानी कि कौन सा बेस्ट वे है, ठीक है। और जो मर्म है यानी कि आपको निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या हो सकता है, बेस्ट निष्कर्ष क्या हो सकता है, जो पूरे पैसेजेस को दो जो भी दिए गए हैं ये 2 से ढाई, ढाई से 3 लाइन में, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अब इस पैसेज के लिए आप यहाँ पे स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि स्टेटमेंट जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है क्रक्स को, ठीक है। तो क्रक्स हमको जानना है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को। स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्चतर साक्षरता को बढ़ाते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, ठीक है। यानी कि अच्छी खासी जो इनकम की समृद्धि है, ठीक है, वो उच्च जो साक्षरता है यानी कि हायर जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने में, जो उसके स्किल्स को बढ़ाने में ये मदद करती है, तेज़ी से बढ़ाती है। इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तरों में बदलाव आया है, ठीक है। तो खाने-पीने के स्तरों में बदलाव आया है। लोग दुग्ध उत्पाद, मछली, मांस जैसे उच्चतर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं, ठीक। जिन सभी के उत्पाद में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ों का आप सेवन कर रहे हो, आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा पैसेजेस में ही, पुराने पैसेजेस अगर आपने पढ़े हैं, कि मीट को कंज़्यूम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है उसमें, जब मीट का प्रोडक्शन होता है तो। तो ये यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों, औज़ारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों, मशीनों और ये मोटर बाइक, इन सब चीज़ों के लिए जो ऊर्जा की नीड है, उसकी भी जो पूर्ति होती है, वो जल से ही होती है, ठीक? यानी जल उसका मतलब क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटर है एक तरीके से। तो कुल मिला के इस पूरे पैसेज का जो क्रक्स है, अगर देखा जाए, तो ये कह रहा है कि जो लोग पढ़ लिख कर के जो मध्यवर्गीय परिवार है, ठीक है, वो अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के क्रम में ये हो रहा है कि उनका आहार सुधर रहा है, ठीक है। आहार ऊर्जा है उसमें बदलाव आ रहे हैं, ठीक। उस बदलाव में क्या हो रहा है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें उनको जो आहार ऊर्जा है, ठीक है, और वाहनों से उत्पन्न जो ऊर्जा है, उन सब में जल की आवश्यकता अत्यधिक पड़ रही है, ठीक है। ये है इस पैसेज में दिया गया। अब इसके आधार पर यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है, स्टेटमेंट ए, कि लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए जारी किया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आने वाले, क्योंकि हमें सर्वोत्तम ढूँढना है तो हमको मतलब है, जब सर्वोत्तम कह दिया तो मतलब कि आप सब पढ़िए अब, क्योंकि आप यहीं से कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिज़न के लिए आपको ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। सर्वोत्तम या मोस्ट ऐसे लिखा रहेगा ना, तो इसका मतलब यही है, ठीक। आने वाले जो वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो क्या ये सही है? नेक्स्ट, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। नेक्स्ट, डी, आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो हाँ, ये हुआ सही हमारा, जल प्रबंधन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जल प्रबंध, क्योंकि इससे जो है
जल ही प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों जगह ही जल का इस्तेमाल हो रहा है। आहारों में भी, आहार ऊर्जा के लिए भी, और जो आप व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी सब चीज़ों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी जल का उपयोग हो रहा है। यहाँ होंगे परिवर्तन। तो डी हो गया हमारा आंसर सही। यही चीज़ यहाँ पे भी है कि वाटर मैनेजमेंट practices in India need to change dramatically in the coming years। ये हमारा सही है। यहाँ वो बात कही गई कि जो प्रोटीन बेस्ड है, हायर प्रोटीन बेस्ड है डाइट है, उसके लिए जो फ़िश और मीट का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है उसके प्रोडक्शन में, ठीक है, एक सिग्निफिकेंटली मोर वाटर टू प्रोड्यूस दैन सेरल बेस्ड डाइट, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक वाहन और ये सारे मैकेनिज्म, गैजेट, इन सब के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगा? उसकी एनर्जी की जो नीड है वो पूरी करेगा वाटर। यहाँ पे वाटर, ठीक। तो यहाँ पे भी 4 पैसेजेस, मतलब 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैसेज में, और 2 पैसेजेस दिए गए हैं। तो 2 पैसेजेस और 4 क्वेश्चंस, ठीक। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल वही कि पैसेज के आधार पे सॉल्व करना है और क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये जो दिया गया आपको पैसेज है, इस विचार पर आधारित है, कि अब विचार पे आधारित है, तो क्या अब इसके लिए आप स्विच कर पाओगे डायरेक्टली? नहीं ना, क्योंकि विचार आपको पता कैसे चलेंगे? ये तो फिर आप अपने आधार पे विचार करते रहो, ठीक? यहाँ पे यूपीएससी का रूल फॉलो हो जाता है कि आप पैसेज पे आधारित जो क्वेश्चंस करने हैं, ये यहाँ पे हो गया। दूसरा है पैसेज कि मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, क्योंकि, ठीक है, वो अब जो भी है आत्मोन्नति की तलाश क्यों नहीं करता, अब हमको पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसके बाद ही हम इसका भी आंसर करेंगे। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है और दूसरे पैसेज से रिलेटेड शायद 2 क्वेश्चन है। तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं, और यही बात हम इंग्लिश में भी यहाँ देख लेते हैं कि पैसेज कहता है, इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मैन डज नॉट सिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ही वॉट ही, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो पिछले 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्तियों की सतत बढ़ती हुई जो संख्या मनुष्यों की तरह नहीं, परंतु केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही है, ठीक है। यानी कि इंसानों की तरह नहीं जी रहे हैं, वर्कर की तरह जी रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है, जिसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती है। जो स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं उसकी जो है संपन्नता नहीं हो पाती है, ठीक। वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधियों में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है, ठीक। तो उसको थोड़ी सी भी छुट्टी मिलती है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, तो बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ों में, गतिविधियों में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वह मनन करना नहीं चाहता, या यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता। वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति ही नहीं बल्कि मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। यानी कि ऐसा वो तलाश नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है कि वो आत्मोन्नति नहीं कर पाए, या वो जो एन्जॉयमेंट कर रहा है वो भी नहीं कर पाता है, ठीक है? कि वो बाकी सारी जो गतिविधियाँ हैं, जो काम-काज हैं, उन सारी चीज़ों को भूल पाए, और एक जो खाली मस्तिष्क होता है, उस स्टेज पे वो जा पाए। इसलिए हमारे युग की तथाकथित संस्कृति, नाट्य कला की अपेक्षा, चलचित्र पर, गंभीर साहित्य की अपेक्षा, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित है। ओके, तो ये जनाब जो हैं, लिखा जिन्होंने ये पैसेज, तो उनका माइंडसेट ये यहाँ पे बताना हो रहा है कि आज का जो टाइम है, ठीक, सतत विकास में लोग लगे, डेवलपमेंट में लोग लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने लाइफ को लाइफ नहीं समझ रहे हैं, एक वर्कर की तरह जी रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों से वो दूर रह रहे हैं, ठीक है, संपन्नता नहीं आ रही है उनमें, और उनको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे जो ज़्यादा गंभीर हैं, ठीक है, जिन जो मनन करने लायक हैं। तो वो मनोरंजन या आत्मोन्नति के लिए, जो जैसे आप एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया, क्यों क्यों एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हो, कि जो आपका जो काम है, जो डेली काम है, जो हैवी है,
जो इसमें आपको बोरियत हो गया, आप उससे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सको, ठीक है? तो आप वहाँ वो भी नहीं पहुँच पा रहे हो, आपका जो मस्तिष्क है वो खाली नहीं रह पा रहा है वो स्टेज के लिए। इसलिए हमारे जो लाइफ़ है वहाँ पे जो पहले की संस्कृति थी, जो नाटक थे, उसकी अपेक्षा जो है फ़िल्म्स ज़्यादा प्रमोट होते हैं, समाचार पत्र ज़्यादा प्रमोट होते हैं, उसमें भी आपराधिक गतिविधियों को लोग ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है, ठीक? तो ये कहने का मतलब इनका। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है, ए मनुष्य को कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसा कहेगा ये? कहना चाह रहा है परिषद मतलब पैसेज नहीं। बी कहता है कि हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। हाँ, ये कह सकते हैं, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। सी कहता है कि मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, कर सकता है। डी कहता है मनुष्य अपनी आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता, ऐसा भी। ये नेगेटिव जो है ना सेंटेंसेस है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक। और करेक्ट होने का कारण भी ये क्योंकि पूरे पैसेज में जो है हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई जो है अत्यधिक कार्य तनाव है। हम क्या है, वर्कर की तरह काम करें, कामगारों की तरह, ठीक है। और इसी के चक्कर में ना हम आध्यात्मिक की ओर मूव करते हैं, ना ना किसी और ऐसे चीज़ों पे मनन करने के लिए अपना टाइम लगाते हैं, क्योंकि हमें टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैं जो आंसर हो गया वो हो जाएगा बी। यही बात यहाँ पे है कि मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, ऐसा नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है भाई। द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेंथ, तो क्या, हाँ यही तो है। और सी मैन कैन नॉट थिंक वेल, गलत। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, ये भी गलत है। तो वहाँ बी ऑप्शन जो है वो सही है। जो सेकंड आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता, क्योंकि क्योंकि ए वो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया पैसेज में। बी उसके पास उसके लिए समय नहीं है। हाँ, समय तो नहीं है, पर देखते हैं आगे क्या है। उसे भौतिकतावादी ने विभ्रमित कर दिया है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। डी है उसे मनोरंजन प्रिय है और वो मानसिक रूप से खाली है। ये है हमारा आंसर सही, डी। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वो तलाश करता है पर आत्मोन्नति की नहीं। तलाश करता है लेकिन आत्मोन्नति की नहीं करता है, बल्कि मनोरंजन की करता है। क्यों? जो उसे इस लायक बनाता है कि वो मानसिक रूप से खाली हो, ठीक। तो वो खाली होने के लिए क्या करता है, मनोरंजन का इस्तेमाल करता है, ना कि आत्मोन्नति का। तो हमारा ये हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन सही। यही बात यहाँ पे भी है कि लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली ईडल, ये हमारा ऑप्शन है सही। और ये बात यहाँ पे कहाँ लिखी गई है कि ही डज नॉट वांट टू थिंक और ही कांट इवन इफ ही वांट टू, ही सिक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट entertainment which could enable him to mentally idle and to forget his usual activities। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पैसेज 2 का, जब जनानकीय लाभांश यानी कि जो डेमोग्राफी डिविडेंड होता है शुरू हो जाता है, तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक घटित होती है। तो क्या है जो घटना ही घटना ज़रूरी है, ठीक। और नेक्स्ट पैसेज भी हम देख लें, यहाँ पे ये भी लिखा ही हुआ है कि वुड इनवर्टिबली हैपन इन अ कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ बिगन टू ऑपरेट। तो ये हम पैसेज पढ़ के पता चलेगा हमें। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी पैसेज का 44, जिसमें लिखा हुआ है कि इस पैसेज में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है। तो हमें अनुमान करना है, यानी कि एज्यूम करना है, कल्पना करनी है, ठीक। कल्पना, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल्पना क्या हो सकती है। कि जनानकीय जो लाभांश का अवसर जो भारत में शुरू हो चुका है और जिसके
और कुछ दशाओं तक चलने की संभावना है। एक बहुत बड़ा संभावना समय है। जनान की लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है, जिसका यानी कि इन्फ्लेशन है एक तरीके से, जिसका विलोमतः अर्थ है कि अति आयु और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। ठीक। आयरलैंड और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि यह ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है। तो ये ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है। जनानकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने बढ़ाने की होती है, क्योंकि अब बचत दर को बढ़ाने की होती है। क्यों होती है? क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी आयु जनसंख्या ही मुख्य बचतकर्ता होती है। तो जो कार्यकारी आयु जनसंख्या है, जो काम कर रहे हैं, वही बचत कर सकते हैं। और चूंकि बचत दर समृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होता है। अब बचत दर जो होता है वो समृद्धि का चालक होता है। क्यों? क्योंकि लोग कमा रहे हैं, बचत करेंगे तो अपनी चीज़ों को और परचेज करेंगे। ठीक है। इससे हमारी समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो समृद्धि दर क्या होता है? बढ़ती है। तथापि जनानकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। ठीक है। अब उनकी गुणवत्ता पे भी निर्भर होती है कि वो किस लेवल पे काम करते हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। और इसका निहितार्थ यह है कि शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव पूंजी की महत्ता का समर्पण दिलाया जाए। यानी कि वो किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके के स्किल हैं, उसके लिए जो क्या है, हमको शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव पूंजी, ये सब जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ताकि हम उनको सिखा करके उनसे उनका इस्तेमाल हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए किया जा सके। तो अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सा देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होगी? क्या है जो बिल्कुल जब जनान के लाभांश होगा शुरू, तो ज़रूरी है घटना? तो निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। ऐसी कोई बात वैसे पैसेज में कहीं भी नहीं गई है कि घटेगी, निरक्षर के बारे में कोई बात की गई हो। तो ऐसा है भी नहीं वैसे कि निरक्षर लोगों की जनसंख्या घटेगी, क्योंकि हम तो लाभांश उठा रहे हैं ना, तभी तो लाभांश उसका नाम है। तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा बी। ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो निरक्षरता भी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उन सबको इक्वली हर चीज़ नहीं मिल पाएगी। जैसे हम अभी के ही इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में अनपढ़ लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी कि अतिवृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ी है, अति आयु और अति वृद्ध आयु की सापेक्ष अनुपात होंगे और ये कुछ समय के लिए गिरेंगे। ठीक है, मतलब गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी। नहीं, स्थिर कहाँ से हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने अब ऊपर में आपको बता ही दिया है कि किस वजह से, कि इलिटरेट जो पीपल है विल डिक्रीज। नहीं, ये वहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। दूसरा है कि पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। क्या है ये? एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। ठीक है। और इस बारे में पैसेज में भी नहीं कहा गया है, तो हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस पैसेज से रिलेटेड जो है दूसरा क्वेश्चन है वो था हमारा कि कल्पना क्या करना था, कि कल्पना क्या हो सकती है इस पैसेज के आधार पे। तो फर्स्ट लिखा है कि जनानकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। तो सिर्फ ये जो चीज़ है वो जो आर्थिक वृद्धि के लिए बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, नो, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ये कैंसिल होगा। अब जो हमारा रोल नंबर 3 है कि हम बाय ऑप्शनल कैसे कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेज़ी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। केवल उच्च शिक्षा, केवल यहाँ पे केवल लिखा नहीं है,
लेकिन उच्च शिक्षा लिखी गई है कि इसकी उन्नति देश के लिए तेज़ी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। तो नहीं, ये केवल ये अनिवार्य दशा नहीं है। कैसे? पैसेज में देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है। इम्प्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब सिर्फ उच्च शिक्षा के आधार पर नहीं कर सकते। तो हमारा हो जाएगा दोनों कैंसिल और हो जाएगा हमारा डी आंसर सही। यही बात यहाँ पे भी है कि नाइदर वन और नाइदर टू, ठीक है, कि डेमोग्राफी डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमी ग्रोथ रेट। नो, ठीक है, क्योंकि रैपिडली इंक्रीज, ठीक है, ये क्या है रैपिडली इंक्रीज, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एसेंशियल कंडीशन है यहाँ, ठीक है, यहाँ एसेंशियल कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा डी आंसर सही। अब यहाँ पे 2 पैसेजेस और 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पैसेज नंबर 1 और इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इस जो दिए गए पैसेज हैं उसके अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अंतर्निहित, ठीक है, जो इसमें दिया गया है चीज़, ठीक है, उसको सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्रक्स क्या है? निष्कर्ष, ठीक है। यानी वो पूरे पैसेज में जो मेन पॉइंट है, मेन क्रक्स है, जो मेन चीज़ है जिस पे बात करी, जो इफ़ेक्ट करता है पूरे पैसेज को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ क्या है? अब ऐसे में आप डायरेक्ट तो स्विच कर नहीं सकते हो क्वेश्चन पे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पैसेज। खैर पैसेज भी काफ़ी छोटा है। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी इंग्लिश में। स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अंडरलाइनिंग टोन ऑफ द पैसेज, यानी इसका मतलब है क्या? देखो आपको लिखा नहीं है, आपको पहचानना है कि क्रक्स क्या कह रहा है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, आपने ये समझ लिया कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्रक्स पूछ लिया, तो अब क्या होगा आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे करेंगे कि हाँ यहाँ ओनली लिखा है कैंसिल करते हैं, सभी लिखा है कैंसिल करते हैं, किसी देश की शैक्षिक ऐसे ऐसे करके, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस तरीके से यदि कैंसिल करते हैं, मे भी आपका तुक्का लग जाए। पर जब 4 लाइन की लिखी हुई है पैसेजेस, तो फिर क्यों इतना लफड़ा लेना, है ना? तो हम पढ़ ही लेते हैं ताकि हम करेक्ट कर पाएँ, क्योंकि कॉन्फिडेंटली आंसर सही करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप कन्फ्यूज़ रहें, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ रहोगे ना तो आप अगला भी रॉन्ग कर दोगे। तो ये चीज़ बहुत माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम करती है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप सही कर जाओगे। तो ख़ैर पैसेज क्या करता है कि किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले, तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियां रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या, ठीक है, एक मिनट, अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रखना है, तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए, जो आनंद लेने की दृष्टि से तथा स्वास्थ्य के साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपयोगिता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। ओके, हमको सर्वोत्तम ढूंढना है, तो पहले हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी कहता है कि किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि उसके लोगों को उनमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। तो शिक्षित जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उससे खुशी की भी वृद्धि की ओर ले जाती है। ऐसा कहीं लिख है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको? खैर आगे पढ़ते हैं हम, फिर से वापस पढ़ लेंगे इसको।
कि मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे फुर्सत में जीने वाले बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ए और सी में क्या लग रहा है? ए कह रहा है कि केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। ठीक। और सी कहता है कि किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि उसके लोगों को उनमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुशी के वृद्धि की ओर ही ले जाए। ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है कि केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है, ये पैसेज के आधार पे सही है। कैसे? यहाँ देखो कि अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है, ठीक है, खुश रहना है, तो क्या करना होगा? तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक रूप से, यहीं पे एक्सट्रीम लिखा ही है कि आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपायदेता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। तो यानी शिक्षा होना ही होना चाहिए, तो वो आनंद और ये सब खुश-वश सब हो जाएँगे। तो ये जो है ये आपको क्या कहते हैं, एक वृहत स्टेटमेंट के साथ दिया गया है। इसके अंदर ये खुशी, ठीक है, तकनीकी खुशी, आनंद ये सब इन्वॉल्व है। तो इससे हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर भी दिया गया है ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज़ ऑफ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और ये चीज़ कहाँ लिखी है? ये चीज़ लिखी है यहाँ, एक मिनट। पॉपुलेशन इज द बी इज टू बी हैप्पी, इट मस्ट बी, ठीक है, खुद ही एक्सट्रीम लिखा है, एन एजुकेटेड पॉपुलेशन and must be educated with a view to enjoyment as well as to the direct usefulness of technical knowledge। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन, मतलब सारे तो कैंसिल ही हो गए हैं वैसे बाय द वे, बट मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए पढ़ देती हूँ कि ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लीश्योर। ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ये एक्सट्रीम लग भी रहा था। एन इंक्रीज इन द educated population of country leads to an increase in the happiness of its people. No. The use of mechanics should be encouraged in order to create a large leisured population। तो अब क्या है, ये तो हमारा कैंसिल ही है। ठीक है, हमारा ए के अंदर ये सारी बातें समाहित हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ठीक है, आप प्लीज़ चीज़ों को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नया यूट्यूब चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे चीज़ों को कर पाऊँ।